स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी 5th यूनिट चल रही है करिकुलम स्टडीज़ की, जिसमें हमने पाँच वीडियो बनाई हैं करिकुलम स्टडीज़ के ऊपर ही। और जो है पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल और आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। ये दो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल, है ना, वो है CIPP मॉडल। CIPP मॉडल बाई डैनियल स्टफलबीन इन 1971 में जिन्होंने डेवलप किया था इस मॉडल को। ठीक है, तो इट पुट्स, अब ये किस पर एम्फेसाइज रखता है, ये एम्फेसाइज जो करता है किस पर ध्यान देता है, मॉडल किस वजह से बनाया गया है, क्या कारण है कि ये मॉडल बनाया गया। तो ये इट्स एम्फेसाइज ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग इवेल्युएटिव डाटा, कि हमें उस पर जोर डालता है कि हमें जो इवेल्यूशन क्या करना है, इवेल्यूशन की इवेल्यूटेड, हर चीज़ का इवेल्यूटेड करना है ना, इवेल्यूटेड करना, इवेल्यूटेड डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे कि हम ऐसा इवेल्यूशन करना कि जिससे कि हम डिसीजन ले सकें क्या हमें करना है, किस में सुधार करना है और क्या हमारा आउटकम है आएगा, है ना। क्या हम डिसीजन लेंगे जब हम इवेल्यूशन कर लेंगे पूरी प्रक्रिया का, पूरी प्रक्रिया का जब हम इवेल्यूशन कर लेंगे तब हमारा निर्णय क्या होगा, क्या डिसीजन लेंगे हम। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना स्टूडेंट कि 4 डिसीजन मेकर, जो डिसीजन लेने वाला इवेल्यूएटर कौन होंगे, इवेल्यूएटर वही तो होंगे जो डिसीजन करेंगे कि करिकुलम में हमें क्या ठीक करना है और क्या नहीं करना है, या जो हमने चाहा था वो आउटकम आए या नहीं आए, इंटेंडेड आउटकम आए या नहीं आए, है ना। जो हमने जो है आपके लिए जो है वो क्या नाम, एक्चुअल और इंटेंट, एक्चुअल हमारे आने चाहिए थे वो आए, या इंटेंट जो हमने किए थे इवेल्यूशन वो आए। तो इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, इसमें 4 भागों में बटा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। 4 भागों में बटा हुआ है ये कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। ये चारों चीजें क्या हैं? कॉन्टेक्स्ट का मतलब तो आपका संदर्भ, इनपुट का मतलब है क्या है, इनपुट का मतलब इनपुट डालने, प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया, प्रोडक्ट का मतलब है उत्पाद। तो ये हिंदी में हो गया इनका अर्थ। अब जो है इस फॉर डिसीजन मेकिंग, अब पूरी जो है हम एक 2-4 लाइनें हम इसमें पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये जो CIPP मॉडल है वो है क्या। तो इट पुट्स एम्फेसाइजेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग इवेल्युएटिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग सो एज टू सर्व द नीड्स। डिसीजन मेकिंग तो बनानी है हमने, लेकिन किसके लिए, क्यों, आवश्यकता क्या है ना, सर्व टू नीड्स ऑफ डिसीजन मेकर्स। तो जो डिसीजन मेकर की नीड्स हैं वो क्यों चाह रहे हैं इवेल्यूशन करना, क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नीड्स को कैटर करना चाह रहे हैं, जो उन्हें उनकी आवश्यकताएं हैं, वो किस संदर्भ में और किस संदर्भ में करते हैं, और किस संदर्भ में करते हैं और क्या करते हैं और क्या प्रोसेस अपनाते हैं उसे इवेल्यूशन करने के लिए, और फिर किस आउटकम के लिए। तो इस तरीके से जो है नीड्स ऑफ डिसीजन मेकर्स, इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मेटिव एंड एज वेल एज समेटिव इवेल्यूशन। वो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह के इवेल्यूशन करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस में इवेल्यूशन होता है वो फॉर्मेटिव होता है, और जो लास्ट में इवेल्यूशन होता है वो समेटिव होता है। तो इन सब का भी ये ध्यान रखता है। तो 4 तरह के ऑपरेशंस करते हैं, 4 तरह के जो है स्टेजेज होती हैं इसमें, 4 तरह के स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में क्या करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले जो है कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं हम, इन फर्स्ट is the operation stage which continuously access the needs and problem of the context। context का मतलब यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है, किससे संबंधित है, कक्षा से संबंधित हो सकती है, विद्यालय से संबंधित हो सकती है, कोई किसी विषय से संबंधित होती है, प्रॉब्लम हमारी कोई भी हो सकती है। ये कॉन्टेक्स्ट है हमारा, कक्षा का वातावरण हो सकता है, कक्षा हो सकती है, या कोई विषय हो सकता है, या जो है वो कक्षा को विद्यालय का वातावरण हो सकता है। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट में हम एनवायरमेंट, जैसे मैंने लिखा है कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड और एनवायरमेंट, नीड एंड प्रॉब्लम क्या है हमारी, किससे संबंधित प्रॉब्लम है, ये आ जाता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। तो इन द फर्स्ट इज द ऑपरेशन स्टेज विच कंटिन्यूसली एक्सेस द नीड्स एंड प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प डिसीजन मेकर्स
टू फिगर आउट देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करते हैं, नीड्स एंड प्रॉब्लम। और किस लिए करते हैं, फिगर आउट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमें नीड का पता चल गया। अब नीड के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है ऑब्जेक्टिव और गोल्स तो फिगर आउट करेंगे। किसको, ऑब्जेक्टिव। हमने नीड देख ली ना, अब नीड के बाद में हमारा उद्देश्य क्या है, फिगर आउट करेंगे कि अब हमें करना क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है। नीड देख ली, अब गोल को हमने देख लिया है, ठीक है। फिगर आउट बने उसको चिन्हित करना, ठीक है। द सेकंड इज द इनपुट इवोल्यूशन। सेकंड क्या है, इनपुट इवोल्यूशन। सेकंड है इनपुट इवोल्यूशन। अब ये क्या है, इनपुट इवोल्यूशन विच एक्सेस डिफरेंस alternative means for accomplishing goals to help decision makers to choose the best mean। यानी कि यहाँ क्या अपनाते हैं हम, यहाँ अपनाते हैं साधन। इसमें क्या अपनाते हैं हम, अल्टरनेटिव मीन्स। अल्टरनेटिव मीन्स की कॉन्टेक्ट में अल्टरनेटिव मीन्स का क्या मतलब है कि उन जो हमारे गोल्स हैं, जो हमने अभी गोल्स वगैरह बनाए थे, इसमें नीड्स प्रॉब्लम, नीड्स को देखकर प्रॉब्लम को देखकर हमारे ऑब्जेक्टिव गोल सेट किए हमने, अब उनको पूरा करने के लिए हम मीन्स साधन तलाशेंगे ना। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव उनको पूरा करने के लिए हम कोई ना प्रक्रिया अपनाएंगे, तो साधन कौन से होंगे हमारे, उन साधनों को निश्चित करना आ जाता है इनपुट में। और उस साधन को साधन बहुत सारे हो सकते हैं। साधन में क्या हो सकता है, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, जो क्या नाम सामान हो सकता है, संसाधन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनपुट में आ जाती हैं। और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। द थर्ड इज द स्टूडेंट हो जाएंगे, क्या नाम सब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, संसाधन हो जाएंगे, स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स सब आ जाएंगे इसमें इनपुट में, ठीक है। द थर्ड इज द प्रोसेस इवोल्यूशन विच मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन और एंड इफ मॉडिफिकेशन आर नीडेड। और तीसरी क्या होती है, प्रोसीजर की। ये जो सारी जो ये कॉन्टेक्स्ट मिल गया, हमारा इनपुट भी हो गया। अब इन सब के बीच में प्रोसेस कैसी है कि प्रोसेस सही चल रही है या नहीं चल रही, इसका इवोल्यूशन करना कि इन सब दोनों के बीच में प्रोसेस कैसी चल रही है, इसका इवोल्यूशन करना। अगर वो मॉनिटर करना, उसको देखना, अगर सही चल रही है तो उसके आगे बढ़ते देना, अगर नहीं है तो उसको क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है। अगर सही दिशा में नहीं बढ़ रही है ये सारी प्रोसेस, तो क्या है कि उसको मॉडिफाई करना है। फोर्थ में, द फोर्थ इज प्रोडक्ट इवोल्यूशन विच कंपेयर्स एक्चुअल आउटकम विद इंटेंडेड आउटकम एंड लीड्स टू ए साइकिल। अब फोर्थ क्या है, प्रोडक्ट इवोल्यूशन क्या है, विच कंपेयर्स। अब जो एक्चुअल हमारा जो आया है, मान लीजिए एक्चुअल हमारा जो निकल के आई है कि ये ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल हुए नहीं हुए, ये एक्चुअल निकल के आए हैं। और हमने बनाया था कि ये हो जाने चाहिए, हमने बताया था कि भविष्य में ये होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तो वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया एकदम बिल्कुल सटीक हो ऐसा तो नहीं होता ना, ये नहीं पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो उनमें क्या करते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में क्या हुआ, और फिर डिसीजन मेकिंग की तरफ फिर साइकिल बढ़ती, फिर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, और यहाँ फिर दोबारा से हम यहाँ पहुँच जाते हैं, इसमें पहुँच जाते हैं हम और कॉन्टेक्स्ट में, उसको ठीक करते हैं। कॉन्टेक्ट को मतलब वातावरण को, एनवायरनमेंट को, गोल्स, ऑब्जेक्टिव और जो है नीड, प्रॉब्लम, इन सबको डायग्नोस, फिर उनको सबको हम डायग्नोस करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, मतलब फिर उनको इवोल्यूट करते हैं कि वहाँ कहाँ कमी रह गई, कैसे ठीक करना, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर अब इन फेज में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए हमें पहला ही फेज है, मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट को हमें देखना है, तो कॉन्टेक्स्ट को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है हमें। ड्यूरिंग ईच ऑफ दिस 4 स्टेज स्पेसिफिक स्टेप्स आर टेकन। 4 स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाते हैं, वो हैं इस तरह से लेते हैं कि किस तरह के निर्णय लें, आइडेंटिफाई करना, किस तरह के निर्णय आइडेंटिफाई करना। हर जो भी चारों स्टेप्स में हमें चारों स्टेप्स में हमें चारों चीज़ें देखनी पड़ेगी, जो मैं बता रही हूँ, चारों में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिर उससे संबंधित क्या करेंगे, डाटा इंप्लीमेंट करेंगे, उससे संबंधित उससे जो हमने प्रॉब्लम ली उसको डाटा इकट्ठा करेंगे, प्रॉब्लम से संबंधित डाटा। फिर क्या करेंगे, फिर डाटा आइडेंटिफाई किया हमने और किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए ये देखेंगे। और फिर डाटा इज कलेक्टेड, फिर डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और फिर क्राइटेरिया एंड एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, फिर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्राइटेरिया, मानदंड कि ये जो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल होगा, ये कि ये मानदंड है, इन पे खरा उतरना चाहिए करिकुलम, ये मानदंड है, ऐसा क्राइटेरिया हम बनाएंगे, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए। फिर डाटा इज एनालाइज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, और फिर उस क्राइटेरिया फिर डाटा जो डाटा हमने इकट्ठा किया कि हमें ये करना चाहिए, फिर उस डाटा को भी क्या करेंगे, एनालाइज
डाटा को भी उसी पर क्राइटेरिया पर कि जो डाटा हमने इकट्ठा किया वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह से चारों अपने जो हमारे चारों स्टेप्स हैं, चारों को 4 तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को हम देखना पड़ेगा। अब CIPP मॉडल के इनपुट चरण का मूल्यांकन किसी कार्यक्रम या प्रोजेक्ट को करने से पहले उसकी योजना संसाधनों का मूल्यांकन करता है ना। मैंने बताया ना, संसाधन मैंने अभी बताया था, योजना प्लानिंग बनाएंगे, संसाधन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, है ना, नीड्स, ये प्रॉब्लम, ये सब चीज़ों को देखेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त संसाधन उपलब्ध है कि नहीं। बाई चांस हमें एक प्रॉब्लम, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, अब आप देखेंगे उदाहरण में देखेंगे हम, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। CIPP मॉडल में मूल्यांकन का उद्देश्य केवल यह साबित करना नहीं होता कि कुछ काम करना है, बल्कि उसमें सुधार लाना भी होता है। हमने पूरी प्रक्रिया करी, लेकिन बाद में हमें उनको रिफॉर्म भी करना है, उनको कि यहाँ कमी रहेगी, इसको रिफॉर्म करना है ना। जैसे इनपुट है, इनपुट में संसाधन, क्या कार्यक्रम को चलाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, उपकरण, बुनियादी ढांचा उपलब्ध। कंटेंट, सामग्री स्कूल से संबंधित है, करिकुलम से संबंधित है, तो कंटेंट से मतलब है, करिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, तो इनपुट का मतलब जो कंटेंट है ना, उपलब्ध साधन, उपकरण है, बुनियादी जो उसके संबंधित सामान है, वो सारा संसाधन, ढांचा उपलब्ध है या नहीं। फिर क्या है कि बजट है कि नहीं है, बजट का भी ध्यान रखते हैं। इनपुट में सारी चीज़ें हैं, बजट क्या है, क्या परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि हमारे पास, हमने हम इनपुट डालेंगे ना, पैसा भी तो डालेंगे, कोई समस्या है उसको समाधान करने के लिए हमें तो संसाधन चाहिए होंगे ना, संसाधनों के लिए हमें पैसा चाहिए होगा। तो इस तरीके से मानव संसाधन हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, और बहुत तरह के साधन, कार्यनीति और योजनाएं, कि उन उद्देश्यों को, जो हमने प्रॉब्लम पाई है, उन उद्देश्यों को, योजनाओं को फुलफिल करने के लिए, उस कंटेंट को सुधारने के लिए, यानी करिकुलम की बात चल रही है, तो कंटेंट को सुधारने के लिए, कंटेंट में, करिकुलम में, और उसको करिकुलम को मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या नीतियाँ और क्या नीतियाँ और योजनाएं बनानी होंगी। तो कैसे करते हैं, कार्य को क्रियान्वित करने के लिए सही योजनाएं, रणनीति बनाई गई हैं। प्रक्रियात्मक डिजाइन यह निर्धारित करता है कि कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रक्रियाएं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है ना। कि जो चीज़, मान लीजिए करिकुलम है, करिकुलम को हमने करिकुलम ने डिजाइन बना लिया, उसको गोल्स पे बना लिए, सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन अब ये देखेंगे जो करिकुलम है, इसको पढ़ाने के लिए रणनीतियाँ कैसी हैं। हमने अधिगम रणनीतियाँ मतलब जिससे करिकुलम जो अधिगम होगा, या पाठ्यक्रम को बच्चे अधिगम करेंगे, अधिगम रणनीतियाँ हमारी कैसी हैं, है ना, वो कैसे हैं। जैसे रणनीति, अधिगम रणनीतियाँ कौन सी होती है, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये जो है बच्चों को जिस तरीके से पढ़ने के लिए, जिन तरीकों से बच्चों को पढ़ने के लिए वो है कंटेंट दिया जाता है, वो रणनीतियाँ। कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएशन, यह पता लगाना कि समुदाय या हितधारकों की क्या आवश्यकताएं हैं। कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया ना कि स्टेक होल्डर्स की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए कार्यक्रम डिजाइन किया जा रहा है। मूल्यांकनकर्ता वातावरण को प्रभावित करता है, जिससे पाठ्यचर्या को एक कक्षा, स्कूल या प्रशिक्षण विभाग हो सकता है। मैंने अभी बताया कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, एक कक्षा भी हो सकती है, कोई विभाग भी हो सकता है, तो कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, और विद्यालय का पूरा वातावरण भी हो सकता है। ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में आता है, जो मैंने लिखाया है आपके लिए, बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट नीड, ये सब आ जाएंगे, इसमें स्कूल भी आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो प्रॉब्लम होगी तभी तो हम उसमें नीड होगी और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कोई किसी चीज़ से संबंधित होगी, तो कंटेंट से संबंधित होगी, करिकुलम से संबंधित हो, कक्षा से संबंधित होगी, वातावरण से संबंधित होगी, ठीक है। और संगठन में कमियां, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझना, जिन्हें अमल, अब उन समस्या को कहाँ समझेंगे हम, प्रॉब्लम नीड, इनको समझना ही तो होगा, अब इनको समझेंगे तो हम समस्या का समाधान भी करेंगे। इच्छित लक्ष्य, अब इसमें क्या है कि इच्छित लक्ष्यों को नीड को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमने ऑब्जेक्टिव को बनाया, अब इनको फुलफिल करने के लिए प्रयासरत होंगे। अब है जैसे कंप्यूटर के लिए छात्रों का अनुपात बढ़ा है, जैसे कंप्यूटरों के लिए एक उदाहरण देते हैं कि हम किस किस तरह की समस्या ले सकते हैं। जैसे बाई चांस मान लीजिए कि कंप्यूटर के लिए छात्रों का अनुपात बढ़ा है, विज्ञान शिक्षकों का एक बड़ा अनुपात अंग्रेजी पढ़ाने में कुशल नहीं है ना, यह ये समस्या है कि एक मतलब वो टीचर है तो विज्ञान के टीचर, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कंप्यूटर के लिए छात्रों का अनुपात बढ़ा है ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मूल्यांकन करने के लिए कंप्यूटर सब करिकुलम में आता है ना, कंप्यूटर का जो करिकुलम होता है, मान लीजिए उसमें समस्या आ गई कि छात्रों का अनुपात बढ़ गया था, अब कैसे करना है, तो इस तरह से समस्या है। प्रोसेस
इवोल्यूशन, अब प्रोसेस इवोल्यूशन मैंने बताया बहुत अच्छी तरह से, मैंने आपको प्रोसेस इवोल्यूशन बता रही हूँ। प्रोसेस इवोल्यूशन क्या होगा? इवोल्यूशन परिस्थितियों के अनुकूल पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया जाता है वो किया गया है या नहीं, है ना, जो किया जाना है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो किया जाना है। जैसे मान लीजिए जैसे इसमें अभी उदाहरण आया कि विज्ञान का टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ाता, अब उसको हमें विज्ञान के टीचर को भी इंग्लिश में बढ़ाने के लिए उसकी क्लासेस लगानी है कि क्या करना है, किस तरह से, या उस करिकुलम में कुछ इस तरह का करना है, विज्ञान के उस करिकुलम में इस तरह से करना है कि जो टीचर है उसको इंग्लिश भी आ जाए और इंग्लिश पढ़ाने में भी कुशल हो जाए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अधिगम रचनात्मक व सृजनात्मक बनाया जाता है। प्रक्रिया मूल्यांकन के अंतर्गत पाठ्यक्रम को सरल एवं सामान्य बनाया जाता है ना, सरल और सामान्य, ताकि सब बच्चे अधिगम उसका कर सकें, ताकि पाठ्यक्रम के प्रति विद्यार्थियों की अभिरुचि बढ़ सके और जो है अधिगम कर सके और अभिरुचि भी बढ़ सके उस पाठ्यक्रम के प्रति। अभिरुचिपूर्ण पाठ्यक्रम कौन सा होता है? अभिरुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होता है जिसमें सामाजिकता का भी गुण हो और लोकतांत्रिक मूल्यों के भी जो है गुण हो, है ना, उन पर आधारित हो। अब जैसे उत्पाद मूल्यांकन, अब उत्पाद मूल्यांकन में क्या, प्रोडक्ट मूल्यांकन चाहिए, जैसे प्रोडक्ट मूल्यांकन है, ये प्रोडक्ट मूल्यांकन में हम क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे? इन दिस स्टेप डिटरमाइन्स इफ द करिकुलम ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द गैदर्ड डाटा वी कैन डिस्क्राइब वेदर टू मॉडल ऑफ कंटिन्यू टेस्ट डिसाइड वेदर टू मॉडिफाई कंटिन्यू और टर्मिनेट, तीनों चीज। या हमें कंटिन्यू रखना है, मान लीजिए हमने सब कैलकुलेशन निकाल लिया, इवैल्यूएशन कर लिया, अब हमें देखना है कि जो हमने डाटाबेस पर आधारित जो हमने अचीव किए हैं आउटकम, अब उन्हें कंटिन्यू रखना है, रिफॉर्म करना है या उन्हें टर्मिनेट करना है। अगर टर्मिनेट करना है तो फिर दोबारा से साइकिल चलेगी वही इनपुट कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस की। अगर कुछ सुधार करना है तो उसमें थोड़ा सुधार कर देंगे, है ना। उत्पाद, अब थोड़ा सा देख लेते हैं और भी इसमें। उत्पाद मूल्यांकन में उद्देश्यों की उपलब्धि के मापदंड, मतलब जो हमने उद्देश्य बनाए थे, गोल ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाए थे उनकी जो क्या नाम, उनको जो अचीव हमने पूरा किया है कि नहीं किया है, ये हम उत्पाद मूल्यांकन में देखते हैं। और जो है पाठ्यक्रम को संशोधित करने, जारी रखने, समाप्त करने, पाठ्यक्रम की बात चल रही तो पाठ्यक्रम के बारे में बात, वो तो बहुत कॉन्टेक्स्ट में कई सारी चीज़ें आते हैं, क्योंकि हम पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम को संशोधित करना है, जारी रखना है, उसको समाप्त करना है, ये सब डिसीजन लिया जाता है हमारे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में। ठीक है, जैसे कि जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, अब इसको CIPP मॉडल को इस तरह से देख लो आप, इस तरह देख सकते हैं हम कि मान लीजिए, अब इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं, बताती हूँ आपको। जैसे कि यदि कोई नया स्कूल खुला हो या नया पाठ्यक्रम आया हो, नया स्कूल खुला हो या नया कोई पाठ्यक्रम आया हो, या उसका मूल्यांकन करना है ना, उसका ये कोई मतलब हमारे पास नई चीज़ है तो उसको हम उसको मूल्यांकन करके ही तो कक्षा में लगाएंगे। मान लीजिए कोई पाठ्यक्रम है, कोई नया पाठ्यक्रम आया तो उसका हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा, वो इस काबिल है भी कि नहीं है जो कक्षा में शुरू किया जाए क्लासेस। मान लीजिए 7वीं का कोई पाठ्यक्रम है, 8वीं का पाठ्यक्रम है, तो हम तो इवैल्यूएशन करेंगे ना कि वो सही है कि नहीं है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इनपुट, जो इसके कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में लगना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में, है ना, या इनपुट क्या है, उसके प्रोसेस क्या चलेगी, प्रोसेस भी देखनी पड़ेगी। कोई पाठ्यक्रम लगाने के बाद में भी देखना पड़ेगा पाठ्यक्रम पढ़ाया किस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हो गया आपका, है ना। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल कि उत्पाद मूल्यांकन छात्रों में विज्ञान के प्रति अधिक रुचि हो, इसके लिए नए विज्ञान पाठ्यक्रम के परिचय के बाद इस विषय के प्रति मान ली परिचय करा दिया। हमने कोई नया पाठ्यक्रम आया, मैंने अभी बताया जैसे कंप्यूटर का पाठ्यक्रम, कोई पाठ्यक्रम आया, ICT आ रही है, AI आ रही है, तो हमें पाठ्यक्रम जो है इंक्लूड करना, अब पाठ्यक्रम को वो करना है, जो है कहना कि बच्चों में रुचि पैदा करनी है उस पाठ्यक्रम के प्रति, तो उस नए पाठ्यक्रम के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करनी है और इसके प्रति उन्हें, और फिर इस पाठ्यक्रम के प्रति उन्हें सकारात्मक विचार, सृजनात्मक और सकारात्मक विचार भी उनके अंदर डालने हैं, है ना। उनको सकारात्मक, इसके करके आपको, आप मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जब मान लीजिए ICT और AI पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम बच्चों को पता है ना कि ये आगे भविष्य में चलकर इससे हमें नौकरियाँ बहुत मिलेंगी, इससे आगे बहुत बेनिफिट्स होंगे, तो इस तरीके से। ठीक है, अब जो है 3 चीज़ें हैं इसमें, गोल्स, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। तो अब जो है गोल्स
गोल्स में क्या आ जाएगा, जिनका दोबारा और अच्छी तरह से हो जाएगा, जो हमने आपको सारा पढ़ाया है इसको और अच्छी तरह से जो है थोड़े थोड़े शब्दों में आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे गोल्स, जैसे हमारा है सबसे पहला हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट में हमारे आएंगे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, है ना, बैकग्राउंड, बेनिफिशियर्स। जो हमारे बेनिफिशियर्स कौन है, बेनिफिशियर्स करिकुलम के बेनिफिशियर कौन होंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है। नीड्स, उनकी आवश्यकताएं। रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास संसाधन क्या है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, यानी कि जिन संसाधनों से, मान लीजिए कंप्यूटर के पाठ्यक्रम में तो हमारे पास कंप्यूटर है कि नहीं है इतने, ठीक है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर को सीखने में प्रॉब्लम है तो बच्चों को एक्स्ट्रा, बच्चों को क्लासेस दी जाएं ताकि कंप्यूटर को सीखने में उन्हें आसानी हो। बैकग्राउंड क्या है ना, वातावरण कैसा है, कंप्यूटर बैकग्राउंड का मतलब कि वहाँ सारे सुविधा है कि नहीं, जब कंप्यूटर को हम रख सके, इतना बड़ा कमरा है कि नहीं है जहाँ कंप्यूटर को स्थापित किया जा सके। एनवायरमेंट, और ये इसमें आ जाता है एनवायरमेंट, ठीक है। यानी कंप्यूटर सिखाने से पहले उन्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए, सारी चीज़ें इसमें, सारी चीज़ें आती हैं कॉन्टेक्स्ट में। अब आया इनपुट, इनपुट में कौन सा, इनपुट में कौन से आ जाते हैं, शिक्षा। अब इसमें सारे आ जाएंगे, उसमें तो हमने खाली बेनिफिशियर्स की बात करी थी, अब इसमें सारे आ जाएंगे, टीचर, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, सब इसमें आ जाएंगे इनपुट में। और जो है स्टडी, और इसमें जो है साधन भी आ जाएंगे, मानव संसाधन, सारे आ जाएंगे इसमें संसाधन इनपुट में, ठीक है। वैसे संसाधन भी आ जाएंगे। स्ट्रेटेजी, रणनीतियाँ क्या अपनाएंगे हम उनको, है ना, बच्चों को रणनीति क्या अपनाएंगे, टीचर्स को ट्रेंड करेंगे, तो टीचर ट्रेंड होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, टीचर्स को ट्रेंड करेंगे। और जो है बच्चों को अधिगम करने के लिए वो करेंगे, है ना, आगे बढ़ाएंगे। बजट, पैसा भी हो, कवरेज, कितना कंटेंट, कंटेंट कवरेज का मतलब जो कंटेंट होगा उनका, और रिसर्च, और जो क्षेत्र में रिसर्च की गई है वो, ये हो जाएगा इनपुट उसमें। अब प्रोसेस में क्या आ जाएगा, प्रोसेस में हम उसको डेवलप करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास में, अब हम इसको डेवलप करेंगे, है ना। अब डेवलप करेंगे उस करिकुलम को, इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है। फिर उसको जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उस करिकुलम को, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, तो फिर क्या है कि हम मॉनिटर करेंगे कि हाँ, तो अगर उसमें हमें कहीं, फिर उसको जब मॉनिटर करके बच्चे लगा कि अच्छा पढ़ रहे हैं तो हम फीडबैक देंगे कि अच्छा है, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उस करिकुलम को सोच लेंगे कि हाँ ये करिकुलम इस क्लास के लिए अच्छा है, तो हमें इसे आगे बढ़ाना है भविष्य में, ये हमारा निश्चय हो जाता है। फिर प्रोडक्ट, अब हम क्या देखेंगे, उसका इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस, उसमें देखेंगे हम आउटपुट में, आउटपुट में या प्रोडक्ट में, है ना। प्रोडक्ट में हम क्या देखेंगे, आउटपुट भी कहते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर CIBP मॉडल की बात चल रही है, टेबल बीम की बात के उसकी बात चल रही है, तो प्रोडक्ट में देख लेते हैं। प्रोडक्ट में इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखेंगे। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये टिकाऊ है कि नहीं है। पता चला कि कुछ दिन पढ़ा बच्चों ने, उसका इंटरेस्ट ही गुम हो गया बच्चों का उस करिकुलम से। एडजस्टमेंट, कितना एडजस्टमेंट, और सब्जेक्ट के साथ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये करिकुलम सब जितने भी हमारे पास करिकुलम है, उन सब जो करिकुलम में ये जो हम कंप्यूटर का जो सिलेबस हम डाल रहे हैं, पाठ्यक्रम डाल रहे हैं, ये इसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं, या बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस पाठ्यक्रम से। क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना इंक्रीज करता है, इस पाठ्यक्रम हमने इंक्लूड तो कर दिया, लेकिन क्या ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ इंक्रीज करता है, कुछ बढ़ावा करता है, ये भी हमें इसमें देखना होता है ना। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, प्राथमिक ग्रेड में बच्चों की वैज्ञानिक सोच बदलने के लिए, है ना, कौशल को बढ़ाने के लिए विज्ञान कार्यक्रम की कैसे प्रभावी बनाया जाए। जब मान लीजिए ये है कि प्राथमिक ग्रेड के बच्चे हैं और विज्ञान में उन्हें हम चाहते हैं कि विज्ञान में वो इंटेलिजेंट हो जाए, या विज्ञान कार्यक्रम को कैसे प्रभावी बना जाए, वैज्ञानिक सोच को बदलने के लिए, जो उनकी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए, है ना, सोच को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान कार्यक्रम को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस तरह का जो है कोई करिकुलम है, ठीक है। इस मॉडल को स्टेबली तो बता दिया मैंने आपको। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SIPP, तो इसकी फुल फॉर्म बताइए आप क्या है, बताना मुझको उसमें मेरे जो वो मैसेज बॉक्स में बताना आप इसको। CIPP की फुल फॉर्म बताना। ऑप्शन है इसमें CIPP की, एक क्रेडिट, क्लियर, पेपर, पेंसिल। बी ऑप्शन है क्लियर, इम्प्लीमेंट, प्राइस, पोज। सी है कॉन्टेक्स्ट, इमिग्रेशन, प्रॉब्लम, प्रॉपर। डी है कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। तो आपका सही आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताइए मुझे। फिर है दूसरा क्वेश्चन है इनपुट, इनपुट में हम किन किन
टीचर्स नीड्स रिसोर्स बैकग्राउंड एनवायरनमेंट डेवलप इम्प्लीमेंट फीडबैक मॉनिटर या फिर स्टेक होल्डर्स स्ट्रेटजी बजट कवरेज रिसर्च सी में ये है और डी में है इम्पैक्ट इफेक्टिवनेस सस्टेनेबिलिटी और एडजस्टमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? अभी मैंने आपको कराया है तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका, बताइए सही आंसर क्या है? आपको बताना होगा, मैंने 4 ऑप्शन बता दिए हैं और सही आपको बताना होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरवेंशन, इसको हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। अब हम करते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मॉडल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, इससे संबंधित 2 चीजें हैं, उनको भी मैं लिख देती हूँ। ये जो है दिव्यांग बच्चों के लिए है, ठीक है हमारी। दूसरा है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर है तीसरा है ये इसको एनकरेज करना, ठीक है। तो ये मेन जो 3-4 बातें हैं वो मैंने इसमें लिख दी हैं कि मोस्टली इसके लिए, इस पर्पज के लिए ही जो है इंटरवेंशन मॉडल बनाया गया है। तो इंटरवेंशन मॉडल इज बेसिकली डिजाइन फॉर चिल्ड्रन विद माइल्ड डिसेबिलिटी। किनके लिए?